तो चलिए, आज हम एक ऐसे नाम के पीछे छुपे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो सदियों से जादू, भूत प्रेतों और प्राचीन ज्ञान का पर्याय माना जाता रहा है, बेताल भट्ट। आज हम अपने ऐतिहासिक स्रोतों और किंवदंतियों की गहराइयों में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मशहूर नाम के पीछे की असलियत क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर सच क्या है। क्या वे सच में किसी घने जंगल में पेड़ से लटकने वाले कोई अलौकिक प्रेत है, या फिर एक बेहद शानदार दिमाग वाले असली ऐतिहासिक विद्वान? इसी एक सवाल का जवाब हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य केंद्र है। अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें तो उनके नाम का मतलब ही पूरी कहानी बदल देता है। बैताल शब्द मूल रूप से दो हिस्सों से बना है, वेग यानी बहुत तेज गति और आल यानी ज्ञान। तो सोचिए, कहाँ एक डरावना भूत और कहाँ एक ऐसा विद्वान जिसके पास ज्ञान का भंडार और सोचने की तेज रफ्तार थी। ये भाषा विज्ञान का एक सच में हैरान कर देने वाला पहलू है ना। अब थोड़ा उस दौर की बात करते हैं, गुप्त साम्राज्य और उसके शाही संदर्भ पर एक नजर डालते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ। और यहां पर संख्या 9 का बहुत बड़ा महत्व है। ये सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के मशहूर 9 रत्नों यानी 9 अनमोल रत्नों को दर्शाती है। पारंपरिक स्रोत बताते हैं कि बेताल भट्ट इस बेहद खास बौद्धिक समूह के तीसरे या छठे सबसे सम्मानित सदस्य थे। जरा अंदाजा लगाइए, उस सुनहरे दौर के सबसे तेज और काबिल दिमागों के बीच बैठना कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं थी। वे सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते थे, तंत्र विद्या में महारत तो उन्हें हासिल थी ही, लेकिन इसके साथ साथ ज्योतिष, चिकित्सा, काव्य, नाट्यशास्त्र, न्याय और शिक्षा, इन 5 अलग अलग और बेहद जटिल विषयों में उनका कोई सानी नहीं था। आज के दौर में किसी एक विषय का विशेषज्ञ बनना मुश्किल होता है, और वे इन सबके मास्टर थे। नवरत्नों में शायद वे अकेले थे जो पूरी तरह से नए क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। लेकिन क्या उनके काम के कोई ठोस प्रमाण हैं? आइए उनकी दास्तावेजी रचनाओं की ओर बढ़ते हैं। ये संख्या 16 एक बहुत ही सटीक जानकारी देती है। ये उनके लिखे गए संस्कृत ग्रंथ नीति प्रदीप के श्लोकों की गिनती है। ये ग्रंथ भले ही छोटा हो, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है। और सबसे बड़ी बात, ये इस चीज का ठोस सबूत है कि उनका काम सिर्फ हवाई दावों या किस्से कहानियों तक सीमित नहीं था, बल्कि लिखित रूप में मौजूद था। और इसके ठीक बाद आती है संख्या 25, जो बेताल पच्चीसी की उन 25 कहानियों को दर्शाती है। दुनिया भर की कथा परंपराओं में ये उनका सबसे अमर योगदान है। ऐसी 25 कहानियां जिन्होंने सदियों से सुनने वालों को बांध कर रखा है। और गौर करने वाली बात यह है कि हर कहानी के आखिरी में एक ऐसी दिमागी पहेली या नैतिक दुविधा होती है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये जो लिखित प्रमाण है ना, ये सच में उस जादू के पर्दे को हटाकर एक बेहद कुशल कवि की झलक दिखाते हैं। उनकी इस अनोखी काव्य शैली को बैतालीय छंद का नाम दिया गया, जिसे सुंदरी या वियोगिनी छंद के रूप में भी जाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 7वीं शताब्दी के स्वयंभू छंदस जैसे ग्रंथों में बेताल कवि का साफ जिक्र मिलता है। मतलब सदियों बाद भी विद्वानों ने उनकी इस शैली को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, मिथक बनाम इतिहास का अंतिम निर्णय। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। बिना किसी का पक्ष लिए अगर हम सोचें तो एक तरफ है वो चमत्कारी मान्यताएं जैसे तंत्र विद्या का मास्टर और एक अमर भूत, और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ हैं नपे तुले ऐतिहासिक तथ्य जैसे 16 श्लोकों के लेखक, 25 कहानियों के रचयिता और एक प्रमाणित नवरत्न। ये दोनों ही पहलू अपने अपने तरीके से बहुत मजबूत हैं। दरअसल इतिहासकारों के बीच इस मुद्दे पर आज भी काफी बहस होती है। कुछ मानते हैं कि बेताल भट्ट सच में एक असली ऐतिहासिक व्यक्ति थे, क्या पता चंद्रगुप्त के दरबार के कोई जादूगर हों। वहीं दूसरे खेमे का मानना है कि वे सिर्फ प्राचीन साहित्यिक कथाओं का एक प्रतीक या उनका मिलाजुला रूप है। अलग अलग स्रोत, अलग अलग निष्कर्ष, और यही चीज इस पूरी कहानी को इतिहास की सबसे रोचक पहेलियों में से एक बना देती है। लेकिन समय के साथ ये मिथक आगे कैसे बढ़ा? अगर हम इसके विकास को ध्यान से समझें तो कहानी शुरू होती है उनकी प्राचीन मूल कथाओं से, जो बाद में कथासरित सागर जैसे ग्रंथों का हिस्सा बनी, और वहां से सफर तय करती हुई सीधे आज की पॉप कल्चर, फिल्मों और यहां तक कि बच्चों के कार्टून तक पहुंच गई हैं। एक कहानी का इस तरह से अमर हो जाना सच में हैरत अंगेज है। अगर हम उनके असर का एक टाइम फ्रेम देखें तो वो प्राचीन काल से शुरू होकर गुप्त युग में नवरत्न का दर्जा पाने से होते हुए 7वीं शताब्दी के लिखित दस्तावेजों तक जाता है और आज हमारे वर्तमान तक मौजूद है। भले ही उनके असल जीवन के बारे में हम ठीक से कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है, उनका असर किसी एक कालखंड में सिमट कर नहीं रह गया,
बल्कि हर नए युग के साथ जिंदा रहा। खैर, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। अगर सच्ची अमरता उन कहानियों के जरिए मिलती है जो सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं, तो क्या इस रहस्यमयी विद्वान ने सचमुच मौत को नहीं हरा दिया? जरा सोचिए, जंगल में पेड़ पर लटकने वाला वो किस्से कहानियों का भूत हो ना हो, एक ऐसा ही शानदार और प्रतिभाशाली विद्वान रहा होगा जिसने ये जान लिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कहानी सुनाने की कला में छिपा है। और इसी के साथ आज की इस कड़ी को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।